बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन है। ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी। वेरी सिंपल। ऑस्मोरेगुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक दफ़ा ऑस्मोसिस को देखना होगा। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट concentration through a semi-permeable membrane। अगर आप इस डायग्राम पे जाएं तो देखें ये दो कंपार्टमेंट हैं, दोनों के दरमियान में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस कंपार्टमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ये देखें ओनली मेरा ख्याल है ये इन्होंने 6 मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए, जबकि आप इस कंपार्टमेंट में देखें तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है और वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक इस कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए इस कंपार्टमेंट के सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट्स में, इस कंपार्टमेंट में भी और इस कंपार्टमेंट में भी इक्वल है। तो रेशो जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट की इसमें जितनी है उतनी ही रेशो जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट की इधर है। तो ये पॉइंट जब दोनों साइड दोनों कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में मोस्टली जो है वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉल्वेंट मूव करता है। दूसरा कंसेप्ट जो हमें क्लियर करना है या जिसको रिफ्रेश करना है, दैट इज द टॉनिसिटी। अब टॉनिसिटी क्या है? जब हम किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो जिस सॉल्यूशन में रखा है वो डिसाइड करता है कि पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर आएगा। ठीक हो गया? तो tonicity is how an outside solution can make water move into or out of the cell। तो पानी के अंदर सेल के आने जाने को कंट्रोल कौन करता है? बाहर पड़ा हुआ सॉल्यूशन। डिपेंड करता है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पर। ठीक है? तो टोनिसिटी को हम 3 मेन टाइप्स में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और सेल के अंदर जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है। तो सेल के अंदर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेल के बाहर जिस सॉल्यूशन में इस सेल को रखा हुआ है वहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर जाएगा और डाइल्यूट करेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड को, यहाँ तक के सेल जो है वो वाटर मसलसल इसके अंदर जाता जाएगा, सेल स्वेल होना शुरू हो जाएगा। और अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन अंदर और बाहर के में बहुत ज्यादा फर्क है, बाहर बहुत कम सोल्यूट है और अंदर ज्यादा है, तो पानी मसलसल जो है वो सेल के अंदर जाता रहेगा और सेल बर्स्ट भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम, आइसो मीन सेम यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बराबर है उस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के उस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के जिसमें ये सेल पड़ा हुआ है। अब देखें यहाँ पर भी सोल्यूट की मिकदार उतनी है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी सोल्यूट उतना ही है। तो जब सोल्यूट सेल के अंदर और बाहर बराबर है तो सॉल्वेंट की मूवमेंट बहुत नेग्लिजिबल होगी या ना होने के बराबर होगी। तो आइसोटोनिक में सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आता और सेल को जो है वो बिल्कुल अपनी शेप को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको किसी किस्म की रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। जबकि बात आती है हाइपरटोनिक, हाइपर ज्यादा, हाइपो कम, हाइपर ज्यादा। हाइपोटोनिक में सोल्यूट
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है, जबकि हाइपरटोनिक में सोल्यूट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा है। अब देखो हाइपरटोनिक में बाहर एक्सटर्नली सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज्यादा है और सेल के अंदर एज कंपेयर टू आउटर एनवायरनमेंट सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो अब क्या करेगा, ये सेल के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन है और सेल के बाहर एनवायरनमेंट में कंडीशन हाइपोटोनिक है। तो लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से वाटर मूव करेगा हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ और पानी निकलता जाएगा, सेल श्रिंक होता जाएगा और सेल की शेप देखें कैसी होगी इस कंडीशन में और इस कंडीशन में। इस कंडीशन में तो किसी किस्म की रेगुलेशन की कोई खास जरूरत ही नहीं है, छोटी मोटी चेंज है, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट का अंदर बाहर आना कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में किसी किस्म की भी ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत फर्क है अंदर बाहर का। तो जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं उनको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं। और ऑस्मो कन्फॉर्मर इस एनवायरनमेंट में जब रहता है यानी कि उनकी बॉडी का फ्लूइड और जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उसका फ्लूइड जो है सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे हो, तो या थोड़ी बहुत चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती भी है तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को कोई इतना रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं होती। वैसे भी उनकी सैलिनिटी को सॉल्ट्स को टॉलरेट करने की रेंज काफी ज्यादा होती है। मसला है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या मसला है, यहाँ पर जो है वो सेल फट जाएगा और यहाँ पर सेल श्रिंक कर जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए कि सेल नॉर्मल रहे, सेल को अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इस एनवायरनमेंट में और इस एनवायरनमेंट में हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स आते हैं। आगे जाके हमें देखना है यही कंसेप्ट, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है ताकि हमें वहां पर समझने में मुश्किल ना हो। आगे चले, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, वाटर एंड सोल्यूट को कंबाइन जब करेंगे तो हम इसको कहते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंस बॉडी फ्लूइड में मेंटेन रहता है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, मेंटेन किया जाता है बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंस। ठीक हो गया। अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वाटर एंड सोल्यूट। बॉडी फ्लूइड अब क्या है, तीन बॉडी फ्लूइड हमारे मेन, ब्लड का प्लाज्मा, देखा आपको पता है 90% वाटर होता है। दूसरे नंबर पर हमारा आएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है, ठीक है। और तीसरा आएगा हमारा इंटर सेलुलर फ्लूइड, दो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, या ऑर्गन्स के दरमियान में जो फ्लूइड है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो अब हमारे पास कितने बॉडी फ्लूइड हैं, तीन तरह के। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो इंटरसेलुलर भी है और इंटर ऑर्गन भी है, फिर उसके बाद हमारा ब्लड का प्लाज्मा, और तीसरे नंबर पर हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर जितना फ्लूइड है वो ये सारे हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं। इनके अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंस मेंटेन जब किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये ना तो बॉडी फ्लूइड को बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने देता है, ना उनको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होने देता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस जो हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जितने भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनके लिए नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है और उनके लिए स्मूथली जो है वो वर्क करना जो है वो इसी वक्त हो सकता है जबकि हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस का बैलेंस मेंटेन रहे। तो इम्पोर्टेंस ऑस्मो रेगुलेशन की सबसे पहले यही कि इट ensures that body fluids do not become too dilute or too concentrated, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल है
कि ऑस्मोरेगुलेशन हो, क्योंकि यही ऑस्मोरेगुलेशन है जो हमारे ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मेंटेन करती है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड जो ब्लड वेसल्स की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा वाटर रिटेंशन से तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और अगर पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो तब ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। दोनों कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रखने के लिए ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करना पड़ता है, और ब्लड वॉल्यूम को ऑस्मोरेगुलेशन से कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। अब देखें, ऑर्गन्स के बीच में भी मैंने आपको बताया कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अब ऑर्गन किससे बने हुए? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हुए? सेल से। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर बाहर हाइपरटोनिक है तो सेल्स से पानी बाहर आएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, और अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हाइपोटोनिक है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल स्वेलअप हो जाएगा, और जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वहां पर पड़े एंजाइम डाइल्यूट हो जाएंगे, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्गन्स की पॉसिबल नहीं होगी। तो ऑस्मोरेगुलेशन इनेबल करता है प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स को। तीसरा है रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। सेकंड पॉइंट में ही हमने डिस्कस कर लिया कि सेल के अंदर अगर एनवायरनमेंट टू डाइल्यूट होगा तो एंजाइम डाइल्यूट हो जाएंगे और मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, तो तब भी एबनॉर्मेलिटी है। और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो आपको पता है कि तमाम एंजाइम एक्वस मीडियम में काम करते हैं। वाटर की डेफिशिएंसी से एंजाइम एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए भी हमें ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत है। अब ऑस्मो रेगुलेशन पर बेस करते हुए एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर जो मैंने आइसोटोनिक के साथ देखा था पीछे, और ऑस्मो रेगुलेटर जो मैंने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के साथ देखा था। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स दो ग्रुप हैं एनिमल्स के जिनको हमने जिनकी डिवीजन की है उनकी ऑस्मो रेगुलेशन की कैपेबिलिटी पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। अब यहाँ पर एक बात पहले ही समझ लें, फिर हम इस पूरी जो है वो स्लाइड पर जाएंगे कि ऑस्मो कन्फॉर्मर अपने बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बराबर रखते हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, बराबर ना कहें आप, तकरीबन बराबर। ठीक है, मैच लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तकरीबन बराबर रखते हैं, क्योंकि एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये बात एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर की सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट्स को यानी कि सल्यूट्स को टॉलरेट करने की रेंज ज्यादा होती है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर्स की सॉल्ट को टॉलरेट करने की रेंज ज्यादा होती है। अब एनवायरनमेंट में अगर कोई तब्दीली भी आए, थोड़ा हाइपरटोनिक की तरफ, टोनिसिटी की तरफ चला जाए, तब भी ये इनको को खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी टॉलरेंस की रेंज ही ज्यादा है। ठीक है, एक बात। और दूसरी जो है वो बात ये कि ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल है, वहां पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को मुश्किल हो। अब ये बात याद रखनी है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स हैं जिनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अपने एनवायरनमेंट के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से मैच करता है। ऑस्मो कन्फॉर्मर सारे एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, और मेरीन होते हैं। ठीक है, तमाम एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मेरीन होते हैं। तमाम एक्वेटिक होते हैं पानी में रहने वाले, और मोस्टली वो मेरीन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है इसको एक दफा देख लेते हैं कि जो बातें मैंने की हैं वो यहाँ इस जो
स्लाइड ए के साथ जा रही हैं कि ऑस्मोकन्फॉर्मर्स आर द एनिमल्स विच अलाउ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड टू मैच देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, और वो अपने बॉडी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक रखते हैं एनवायरनमेंट के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ। दे मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड फ्लूइड यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी, so these concentration change with the changes in the surrounding medium and they remain isotonic to their environment. ऐसे एनिमल such animals are usually found in environments with relatively stable solute concentration जैसे कि marine water में। एग्जाम्पल ऑस्मोकन्फॉर्मर्स की तमाम मेरीन इन्वर्टिब्रेट हैं। कुछ इन्वर्टिब्रेट फ्रेश वाटर में रहने वाले मेरीन इन्वर्टिब्रेट सारे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। और कुछ मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं जैसे हैग फिश है, शार्क्स और रेज हैं। हैग फिश आपकी आएंगी साइक्लोस्टोम्स में, शार्क और रेज आपकी आएंगी कॉन्ड्रिक्टिस यानी कि कार्टिलेजिनस स्पीशीज में। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो वहां पर ये सारी बातें बताई हुई हैं। तो हैग फिश साइक्लोस्टोम है, शार्क एंड रेज जो हैं वो कॉन्ड्रिक्टिस हैं यानी कि कार्टिलेजिनस स्पीशीज हैं। इन मछलियों में जो है वो ये मछलियां जो हैं तीनों मैंने आपको बताई ये ऑस्मोकन्फॉर्मर है। तो ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि कौन ऑस्मोकन्फॉर्मर है, कौन ऑस्मो रेगुलेटर है। ये याद रखना है आपने, तीनों की एग्जाम्पल याद रखनी है। उसके बाद आती है ऑस्मो रेगुलेटर। फिर मैंने जब हमने वो स्लाइड डिस्कस की थी हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक वाली, तब मैंने आपको बताया था कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों एनवायरमेंट में हाइपोटोनिक में सेल फट सकता है और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल जो है वो श्रिंक कर सकता है। और दोनों सूरतों में हाइपोटोनिक अगर एनवायरनमेंट है तो बॉडी फ्लूइड डाइल्यूट हो जाएंगे, और अगर हाइपरटोनिक है तो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेटेड। और दोनों सूरतों में जो है वो पॉसिबल नहीं है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो चलते रहें। तो इसलिए ऑस्मो रेगुलेटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को रेगुलेट करें। ठीक है, द एनिमल दैट कैन रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन बॉडी फ्लूइड्स आर ऑस्मो रेगुलेटर। यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑस्मो रेगुलेटर्स की सैलिनिटी को टॉलरेट करने की रेंज जो है वो बहुत नैरो है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो यूजुअली जो है 0.9% जो है वो सोडियम चाहिए होता है। इससे ज्यादा जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, इससे कम जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। ज्यादा हो जाएगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या हमारे बाकी बॉडी फ्लूइड में तो सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर कम हो जाएगा तो सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट विल बी द रिजल्ट। अच्छा, ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंसंट्रेशन। मैंने अभी जो आपको बताया कि इनकी सैलिनिटी की टॉलरेंस रेंज बहुत नैरो है, और एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मुसलसल चेंज होती रहती हैं। तो वो फिर भी जितनी भी चेंज एनवायरनमेंट में हो, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस हो, वो अपने इंटरनल कंसंट्रेशंस को कांस्टेंट रखते हैं, उसमें तब्दीली आने नहीं देते। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी सोडियम की। दे यूज वेरियस मैकेनिज्म फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन के जो मैकेनिज्म यूज करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट है। ये क्या है? ये जिस वक्त ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो डेफिनेटली बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक होंगे और एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा, तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो सेल बर्स्ट हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो अंदर से सॉल्ट ही निकालते रहते हैं बॉडी से बाहर, कि वो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट ही ना ज्यादा हो। वो अपने बॉडी फ्लूइड को हाइपोटोनिक टेंडेंसी के साथ रखते हैं ताकि ना अंदर सॉल्ट ज्यादा हो ना बाहर से ज्यादा पानी आए। तो इस तरह वो काफी हद तक ऑस्मो रेगुलेशन कर लेते। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, ये ज्यादातर सॉल्ट वाटर में जो रहते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो अब जो सॉल्ट वाटर में रहेंगे, बाहर कंडीशन हाइपरटोनिक है, अंदर हाइपोटोनिक है। अब वाटर जो है हाइपोट से हाइपर की तरफ जाएगा,
सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगा। तो वो इससे अवॉइड करने के लिए कि अंदर हाइपोटोनिक कंडीशंस हो, इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स हाइपोटोनिक हो, इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स हाइपोटोनिक हो, तो वो अपने बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। डिफरेंट हम देखेंगे आगे जाके कि किस तरह मेरीन वाटर में ऑस्मोरेगुलेशन होती है, तो हम देखेंगे कि किस तरह ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सॉल्ट को एक्यूमुलेटेड रखते हैं ताकि ना अंदर सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो और ना ज्यादा पानी जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ आए। ठीक है, और उसके बाद वाटर कंजर्वेशन है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सबसे बड़ा चैलेंज ही वाटर कंजर्वेशन है। तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो वाटर कंजर्व करेंगे। वाटर की डेफिशिएंसी है तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करेंगे और पानी सारा जो है वो किडनीज वापस ब्लड में भेजेंगी। और अगर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है तो वो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेंगे और बॉडी के अंदर किडनीज जो है वो ज्यादा वाटर जो है वो एक्सक्रीशन में निकालेंगी। और हार्मोनल कंट्रोल है वाटर कंजर्वेशन, और ये पूरे एक्सक्रीशन के प्रोसेस का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको भी देखेंगे। एग्जाम्पल ऑस्मोरेगुलेटर्स की क्या है? वर्टिब्रेट्स जो एक्वेटिक हैं वो ऑस्मोरेगुलेटर हैं, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले सारे वर्टिब्रेट्स ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं। ठीक है, तो एक अब इसमें सवाल आता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मोस्टली बहुत दफा ये सवाल आया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। तो ये पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पैरेलल इनको डिस्क्राइब करते हैं कि एनिमल दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के चेंजेस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं। जबकि ऑस्मोकन्फॉर्मर्स जो है उनके बॉडी फ्लूइड जो है वो आइसोटोनिक होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, और जो है वो वाइड रेंज सैलिनिटी को टॉलरेट करने की, और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो इनके लिए पॉसिबल रह जाता है कि ये अपने बॉडी फ्लूइड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बराबर रखें, यानी कि आइसोटोनिक रहें। और ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो मरीन भी हो सकते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के भी हो सकते हैं। और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल जरूर लिखना है आपने, और टेरेस्ट्रियल भी। ठीक है, और जबकि ऑस्मो कन्फॉर्मर मरीन होते हैं, सॉल्ट वाटर में ही रहते हैं। फिर ऑस्मो रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को, यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में जो मर्जी कमी ज्यादती होती रहे, इन्होंने रेगुलेट करना है अपनी ऑस्मोलैरिटी को। ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत नैरो रेंज है सैलिनिटी को टॉलरेट करने की, और सैलिनिटी में चेंज को टॉलरेट करने की, और ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोकन्फॉर्मर अपना बॉडी का ऑस्मोटिक फ्लूइड बराबर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी कि मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। और ऑस्मोरेगुलेटर को इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके उसको ऑस्मोरेगुलेट करता है। हमने देखा पीछे साल्ट रिटेंशन है, फिर जो है वो थी सॉल्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट है, और वाटर कंजर्वेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो फॉलो करते हैं एनवायरनमेंट को, और ऑस्मो रेगुलेशन इनमें नहीं होती। तो अगर एनवायरनमेंट में थोड़ी सी सैलिनिटी बढ़ रही है, ये भी अपनी सैलिनिटी बढ़ा लेते हैं। एनवायरनमेंट में सैलिनिटी कम हो रही है, ये भी अपनी सैलिनिटी को कम कर लेते हैं। तो इनके लिए जो है वो
कोई खास ऑस्मो रेगुलेशन की इनको ज़रूरत ही नहीं होती। ये रख भी सकते हैं सॉल्ट्स को अपने अंदर और निकाल भी सकते हैं। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा करेंगे और आइसोटोनिक रहेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ। एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा दोनों की, ऑस्मो रेगुलेटर्स की भी। ठीक है, तो वो हमने देख लिया कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स और कुछ जो हैं वो मेरीन वर्टिब्रेट्स, और इधर हमने देख ली थी वो इनवर्टिब्रेट्स, मरीन भी, कुछ फ्रेश वाटर भी, और हैग फिश थी, और रेज थी, और शार्क्स थी। ठीक है, तो ये इनकी एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देख लेते हैं आप। बहुत अच्छी बात है कि मैं अगर थोड़ा सा काम कर रही हूँ तो आपके काम आ रहा है, और किसी किस्म के भी प्रॉब्लम को आप मेरे साथ कमेंट्स में आकर डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूंगी ताकि आपकी किसी किस्म की भी जो एम्बिग्विटी है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।